वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट 2 के बारे में, जो कि इस सीरीज का लास्ट पार्ट भी है। और अगर आपने अभी तक इसके बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा तो जाकर देखिए। उन सभी पार्ट्स को मैंने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है और उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम बेला को देखते हैं, जो कि एडवर्ड के घर में होती है। और जैसे ही बेला की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि अब वो भी एक वैम्पायर बन चुकी है। और तभी वो एडवर्ड के पास आती है, जहां पर एडवर्ड बेला से कहता है कि आज तुम्हारा सपना सच हो गया है, अब तुम भी हम में से एक हो और अब हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। और तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और तभी एडवर्ड बेला को शिकार के लिए लेकर जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि बेला अब काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और अब बेला किसी भी चीज को काफी डीपली देख और सुन सकती थी। जिसके बाद बेला को एक हिरन दिखाई देता है और बेला उस हिरन को पकड़ने के लिए उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी बेला को एक इंसान की स्मेल आती है, जिससे वो वहां पर काफी बेचैन होने लगती है और तभी वो उस इंसान का खून पीने के लिए उसके पास जाने लगती है। वहीं एडवर्ड भी बेला को रोकने के लिए उसके पीछे आता है और जैसे ही बेला उस इंसान के पास पहुंचने वाली होती है कि तभी एडवर्ड बेला को समझाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपनी प्यास पर कंट्रोल करना होगा, वरना तुम रेनेज़मी को नुकसान पहुंचा सकती हो। वहीं एडवर्ड की बातें समझते हुए बेला वहां से चली जाती है और सीधा उस हिरन के पास आती है, लेकिन तभी बेला देखती है कि एक टाइगर उस हिरन को मारने के लिए उसके पीछे आता है और तभी बेला उस हिरन को ना मारकर उस टाइगर को मार देती है और उसके खून से अपनी प्यास को शांत करती है। जिसके बाद वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं, जहां पर पूरी कार्लाइल फैमिली बेला का वेलकम करती है, क्योंकि बेला भी अब उन्हीं के जैसा वैम्पायर बन चुकी है। वहीं घर आने के बाद बेला रेनेज़मी को देखती है और उससे मिलकर काफी खुश होती है, लेकिन तभी बेला कहती है कि सिर्फ 2 ही दिन में ये इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। जिस पर कार्लाइल बेला को बताते हैं कि रेनेज़मी हम सबसे अलग है और शायद इसके अंदर मौजूद शक्तियों की वजह से ये इतनी जल्दी बड़ी हो रही है। और तभी रेनेज़मी बेला के गाल पर अपने हाथ को रखती है और उसके माइंड में बेला की जितनी भी मेमोरी होती है वो उन सभी को अपनी शक्तियों की मदद से बेला को दिखाती है। जिस पर बेला कहती है कि आखिर ये इसने कैसे किया। तो एडवर्ड बेला से कहता है कि जैसे मैं किसी का भी माइंड रीड कर सकता हूँ और साथ ही एलिस जो कि फ्यूचर देख सकती है, ठीक इसी तरह रेनेज़मी भी अपनी पावर से लोगों को उनकी मेमोरी को याद दिला सकती है। ये सुनकर बेला काफी खुश होती है, लेकिन तभी बेला को ये पता चलता है कि जैकब ने रेनेज़मी को ऊपर अपनी छाप छोड़ दी है। ये सुनकर बेला को काफी गुस्सा आता है और तभी वो जैकब से फाइट करने लगती है। वहीं जैकब बेला को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उसने रेनेज़मी की जान बचाने के लिए किया है, क्योंकि उस टाइम पर भेड़िए उसे मारना चाहते थे, लेकिन जब मैंने रेनेज़मी पर अपनी छाप छोड़ी तो सभी भेड़िए वापस लौट गए, क्योंकि भेड़ियों के नियम के मुताबिक अगर कोई भी भेड़िया किसी पर अपनी छाप छोड़ता है तो बाकी के भेड़िए उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। जेकब की ये सभी बातें सुनकर बेला अब शांत हो जाती है। वहीं रात होने पर हम देखते हैं कि एलिस और बाकी सभी एडवर्ड और बेला के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए एक नया घर बनाया है, जिसमें तुम दोनों रेनेज़मी के साथ अपनी नई लाइफ को शुरू कर सकते हो। जिसके बाद एडवर्ड बेला को अपने नए घर में लेकर जाता है, जिससे बेला काफी खुश होती है और तभी वो दोनों अपने नए घर में अपनी वैम्पायर फर्स्ट नाइट को एंजॉय करते हैं, जिसमें वो दोनों काफी खुश होते हैं। वहीं सुबह होने पर हम देखते हैं कि बेला और एडवर्ड फिर से कार्लाइल फैमिली के पास वापस आ जाते हैं और तभी बेला को पता चलता है कि उसके डैड रोजाना कॉल करते हैं उसके बारे में पता करने के लिए। और तभी कार्लाइल उन सभी से कहते हैं कि हम चार्ली से कहेंगे कि बेला की मौत हो चुकी है, जिसके बाद हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन जैकब ऐसा नहीं चाहता था कि रेनेज़मी उससे दूर हो जाए, इसलिए वो सीधा चार्ली के पास आता है, जहां पर चार्ली जैकब से पूछते हैं कि क्या तुम्हें बेला के बारे में कुछ पता चला। तो जैकब चार्ली से कहता है कि बेला अब बिल्कुल ठीक है और वो घर वापस आ चुकी है, लेकिन हमें उसकी जान बचाने के लिए उसे बदलना पड़ा। वहीं चार्ली जैकब की इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे और तभी जैकब चार्ली के सामने अपने असली रूप यानी कि भेड़िए में बदल जाता है। ये देखकर चार्ली काफी घबरा जाते हैं और तभी वो जैकब से पूछते हैं कि क्या बेला भी तुम्हारे जैसी बन गई है।
जिस पर जैकब उनसे कहता है कि नहीं, बेला अभी भी एक इंसान है। और तभी वो एडवर्ड के घर आकर उन्हें बता देता है कि मैंने अपनी सच्चाई चार्ली को बता दी है और साथ ही मैंने तुम्हारे बारे में भी उन्हें बता दिया है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और अभी भी एक इंसान हो और अब तुम्हें ये शहर छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि चार्ली बेला से मिलने एडवर्ड के घर आते हैं। वहीं बेला भी इंसान की तरह दिखने के लिए अपनी आंखों में लेंसेज लगाती है और अब चार्ली बेला के पास आते हैं, जहां पर वो बेला को देखकर काफ़ी खुश होते हैं कि बेला अब बिल्कुल ठीक है। और तभी एडवर्ड वहां पर रेनेज़मी को लेकर आता है और तभी बेला चार्ली से कहती है कि हमने रेनेज़मी को अडॉप्ट किया है। और इसी के साथ वो सभी अपनी लाइफ को अब काफ़ी अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे थे। और तभी हम रेनेज़मी को देखते हैं जो कि कुछ ही दिनों में काफ़ी बड़ी हो जाती है। वहीं एक दिन बेला जैकब के साथ रेनेज़मी को लेकर एक पहाड़ी पर आती है जहां पर बर्फ पड़ रही थी और साथ ही रेनेज़मी वहां आकर काफ़ी खुश होती है। और तभी वो एक बर्फ के टुकड़े को पकड़ने के लिए काफ़ी हाई जंप लगाती है। लेकिन उसी मोमेंट पर हम वहां इरीना को देखते हैं जो कि उस टाइम पर रेनेज़मी को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि रेनेज़मी एक इमॉर्टल वैम्पायर है। वहीं बेला इरीना से बात करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन तब तक इरीना वहां से जा चुकी थी और वहां से निकलने के बाद वो सीधा वोल्ट्री ग्रुप के पास पहुंचती है और उन्हें बताती है कि कॉलिंस फैमिली ने एक नियम तोड़ा है। और एरो जैसे ही इरीना का हाथ पकड़ता है तो उसे रेनेज़मी के बारे में सब पता चल जाता है कि वो एक इमॉर्टल वैम्पायर है। वहीं ये इमॉर्टल वैम्पायर सभी वैम्पायर से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होते थे और उन्हें हराना नामुमकिन होता है। और साथ ही ये वैम्पायर अपने प्यास पर कंट्रोल नहीं रख सकते थे, जिस वजह से ये कुछ ही टाइम में पूरे के पूरे गांव को तबाह कर देते थे। इसलिए इस सब को रोकने के लिए वोल्ट्री ग्रुप को आना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने सभी इमॉर्टल वैम्पायर को मार दिया क्योंकि वोल्ट्री ग्रुप नहीं चाहता था कि कोई भी उनसे ज्यादा शक्तिशाली हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है बेला पर, जो कि एडवर्ड और बाकी सभी को इरीना के बारे में बताती है और कहती है कि उसने जैसे ही रेनेज़मी को देखा तो वो उसे देखकर काफी घबरा गई। जिस पर एडवर्ड बेला से कहता है कि शायद इरीना को लगता है कि रेनेज़मी एक इमॉर्टल वैम्पायर है। और तभी हम एलिस को देखते हैं जिसे एक विजन आता है कि वोल्ट्री ग्रुप अपने सभी साथियों के साथ रेनेज़मी को मारने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और तभी एलिस ये बात सभी को बताती है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और तभी बेला कहती है कि वोल्ट्री ग्रुप रेनेज़मी को क्यों मारना चाहेगा, जिस पर कार्लाइल बेला से कहते हैं कि शायद उन्हें लगता है कि रेनेज़मी एक इमॉर्टल वैम्पायर है, इसलिए हमें उन्हें यकीन दिलाना होगा कि रेनेज़मी का जन्म उस समय हुआ था जब बेला एक इंसान थी। और तभी एडवर्ड कहता है कि क्या वोल्ट्री ग्रुप हमें समझाने का मौका देंगे, जिस पर कार्लाइल उनसे कहते हैं कि इसके लिए हमें अपने सभी साथियों की मदद लेनी होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा वैम्पायर हमारे साथ होंगे हम उतनी ही आसानी से वोल्ट्री को सच्चाई बता पाएंगे। वहीं अगले दिन कार्लाइल और बाकी सभी को पता चलता है कि एलिस और जैस्पर यहाँ से जा चुके हैं और इसी के साथ उन्हें एलिस का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने साथियों को यहाँ लेकर आओ। लेकिन उन सभी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एलिस और जैस्पर कहाँ जा सकते हैं। और अब वो सभी ये डिसाइड करते हैं कि वो दुनिया भर में पहले अपने सभी साथियों को फॉक्स शहर में लेकर आएंगे ताकि वो वोल्ट्री ग्रुप को यकीन दिलाने में उनका साथ दे सके कि रेनेज़मी एक इमॉर्टल वैम्पायर नहीं है। जिसके लिए वो सब अब अपने सभी साथियों के पास जाने लगते हैं और उन सभी से कहते हैं कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है ताकि हम एरो को सच्चाई बता सके कि रेनेज़मी एक इमॉर्टल चाइल्ड नहीं है और ना ही वो वैम्पायर के लिए कोई खतरा है। वहीं उनकी ये बात सुनकर अब काफ़ी सारे वैम्पायर फॉक्स शहर आ जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि उन सभी वैम्पायर के अंदर कुछ ना कुछ खास पावर होती है, जिसमें किसी के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी होती है तो कोई अपनी पावर से किसी की भी मन को कंट्रोल करके उसे कोई भी विजन दिखा सकता था। और अब बेला और एडवर्ड की मदद के लिए उनकी टीम में 18 वैम्पायर शामिल हो जाते हैं। और जब एरो अपनी टीम के साथ यहाँ आएगा तो वो सभी उसे यकीन दिलाने में मदद करेंगे कि रेनेज़मी एक इमॉर्टल चाइल्ड नहीं है। लेकिन तभी कुछ वैम्पायर कहते हैं कि अगर एरो ने हमारी बात नहीं मानी तो वो एरो से फाइट नहीं करेंगे। तो एडवर्ड उनसे कहता है कि अगर हमने आज एरो का सामना नहीं किया तो वो कभी नहीं रुकेगा, इसलिए कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एरो से लड़ने के लिए तैयार हूँ। और तभी वहाँ मौजूद कुछ वैम्पायर जिनके परिवार के कुछ लोगों को एरो ने कभी न कभी मारा था, वो भी एडवर्ड का साथ देने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाते हैं।
और अब वो सभी एरो से लड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि बेला के पास एक स्पेशल पावर भी है जो कि होती है एक शील्ड की तरह, और इसकी मदद से बेला के ऊपर किसी की भी शक्तियों का कोई असर नहीं होगा। और इसी के साथ बेला इस शील्ड की मदद से बाकी लोगों की भी रक्षा कर सकती थी। वहीं इतने सारे वैम्पायर आने की वजह से भेड़ियों का ग्रुप भी अब बढ़ने लगा था, और तभी जैकब एडवर्ड से कहता है कि भेड़िए भी तुम्हारा वॉल्ट्री के खिलाफ साथ देंगे। वहीं रात होने पर हम देखते हैं कि बेला रेनिज्मी को कहानी सुना रही थी, जिसके बाद वो एलिस के दिए लेटर को फिर से देखती है, और तभी उसे एलिस का एक हिडन मैसेज मिलता है। और उस मैसेज को पढ़ने के बाद बेला समझ चुकी थी कि एरो यहाँ उनसे लड़ने ही आ रहा है। वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि बेला एक आदमी से जाकर मिलती है जो बेला को रेनेज्मी और जैकब का पासपोर्ट देता है और बताता है कि उसे ऐसा करने के लिए एलिस ने कहा था। जिसके बाद बेला रेनेज्मी और जैकब के साथ अपने डैड के घर जाने के लिए निकल जाती है, और तभी वो जैकब से कहती है कि हम एरो के सामने कितने भी सबूत रख लें, लेकिन वो हमारी बात का यकीन कभी नहीं करेगा, और अगर हमें उनसे लड़ना पड़ा तो तुम रेनेज्मी को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाओगे, जहाँ वॉल्ट्री या फिर कोई और तुम तक कभी नहीं पहुँच पाए। और तभी बेला अपने डैड के घर पहुँचती है, जहाँ एडवर्ड पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। और तभी बेला अपने डैड से कहती है कि आप कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हो और उसकी टिकट भी हमने बुक कर ली है। वहीं चार्ली उनके इस सरप्राइज से काफी खुश होते हैं, और अब रात होने पर हम देखते हैं कि सभी वैम्पायर एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि हम सभी अपनी अपनी लाइफ में काफी खुश थे, लेकिन जब हमारा सामना वॉल्ट्री ग्रुप से हुआ तो उन्होंने हमारी सभी खुशियों को हमसे छीन लिया, और अब समय आ गया है उनसे इस सब का बदला लेने का। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड कार्लाइल से कहता है कि आज इन सभी की जान मेरी वजह से खतरे में है, जिस पर कार्लाइल एडवर्ड से कहते हैं कि इन सभी लोगों ने वॉल्ट्री की वजह से कभी न कभी किसी अपने को खोया है, और आज उसी का बदला लेने के लिए ये सभी यहाँ पर आए हैं, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल जो भी होगा हम मिलकर उसका सामना करेंगे। और अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम देखते हैं कि पूरी कॉलिंस फैमिली और साथ ही सभी वैम्पायर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो वॉल्ट्री ग्रुप से मिलने वाले थे। और तभी हम देखते हैं कि पूरा वॉल्ट्री ग्रुप अब अपने सभी साथियों के साथ वहां पर पहुंच चुका था, और उन सभी को देखकर बाकी के वैम्पायर कहीं ना कहीं थोड़ा घबरा रहे थे। लेकिन तभी उनका साथ देने के लिए वहां सभी भेड़िए भी पहुंच जाते हैं, और अब वो सभी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वहीं कार्लाइल एरो से कहते हैं कि क्या हम पहले की तरह बात करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, जिस पर एरो का कहना था कि अगर तुम्हें बात करनी होती तो तुम अपने साथ इतने सारे वैम्पायर्स को नहीं लाते। जिस पर कार्लाइल कहते हैं कि ये सभी विटनेस हैं इस बात के कि रेनेज्मी इमोर्टल नहीं है, बल्कि वो आधी इंसान और आधी वैम्पायर है, और ये किसी भी तरह से वैम्पायर के लिए खतरा नहीं है। जिस पर एरो कहता है कि मैं खुद सच्चाई का पता लगाऊंगा, और तभी एरो अपने पास एडवर्ड को बुलाता है, और जैसे ही वो एडवर्ड का हाथ पकड़ता है कि तभी एरो को पता चल जाता है कि रेनेज्मी इमोर्टल नहीं है, और तभी वो एडवर्ड से कहता है कि मैं रेनेज्मी को देखना चाहता हूँ। जिसके बाद बेला और जैकब रेनेज्मी को लेकर एरो के पास आते हैं, और तभी रेनेज्मी अपनी पावर से एरो को पूरी सच्चाई दिखाती है कि उसका जन्म उस टाइम हुआ था जब बेला एक इंसान थी, और अब एरो को यकीन हो जाता है कि रेनेज्मी इमोर्टल नहीं है। और तभी एरो अपने सभी साथियों को बताता है कि रेनेज्मी इमोर्टल नहीं है। ये बात सुनकर अब वो लोग इरीना को आगे लेकर आते हैं, और तभी वो वॉल्ट्री ग्रुप से झूठ बोलने के लिए इरीना की गर्दन तोड़कर उसे मार देते हैं और उसकी बॉडी को जला देते हैं। लेकिन इरीना की फैमिली जब ये देखती है तो उन्हें काफी गुस्सा आता है, और अब वो वॉल्ट्री से फाइट करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी एडवर्ड उन्हें समझाता है कि वॉल्ट्री यही चाहते हैं, और अगर तुमने उन पर हमला किया तो वो हम सभी को मार देंगे। और तभी जेन एरो के कहने पर एडवर्ड को पेन देने लगती है, लेकिन तभी बेला अपनी शील्ड की पावर से एडवर्ड और बाकी सभी को प्रोटेक्ट करती है, जिससे अब जेन की शक्तियों का उन सभी पर कोई असर नहीं होता। और अब कार्लाइल एरो से कहते हैं कि अब तो तुम्हें भी पता चल चुका है कि रेनेज्मी एक इमोर्टल वैम्पायर नहीं है। जिस पर एरो का कहना था कि शायद आज ये बच्ची हमारे लिए खतरा नहीं है, लेकिन आगे जाकर ये क्या बनेगी इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर एलिस और जैस्पर भी पहुँच जाते हैं, और तभी एलिस एरो से कहती है
कि मैंने रेनेज़मी का भविष्य देखा है और वो आगे चलकर वैम्पायर्स के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं बनेगी। वहीं एरो भी जब एलिस का हाथ पकड़ता है तो उसे भी सच्चाई का पता चल जाता है, लेकिन तभी एलिस कहती है कि मैं तुम्हें कितनी भी सच्चाई दिखा लूं, लेकिन तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी। और तभी एलिस बेला से कहती है कि रेनेज़मी को यहाँ से भेज दो, और तभी बेला जैकब के साथ रेनेज़मी को वहाँ से भेज देती है। और तभी हम देखते हैं कि एलिस एरो को एक जोरदार किक मारती है, जिससे एरो काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर पूरे वॉल्टर ग्रुप को काफी गुस्सा आता है और तभी वो एलिस को पकड़ लेते हैं, और जैसे ही वो उसे मारने वाले होते हैं कि तभी कार्लाइल एलिस को बचाने के लिए आते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरो कार्लाइल की गर्दन तोड़कर उन्हें वहां पर मार देता है। ये देखकर एडवर्ड और बाकी सभी को काफी गुस्सा आता है और अब वो सभी वॉल्टर ग्रुप को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलती है इस मूवी की सबसे तगड़ी फाइट, जिसमें पूरी कॉलिंस फैमिली अब अपने सभी साथियों के साथ मिलकर वॉल्टर ग्रुप के सभी साथियों को मारने लगते हैं। वहीं बेला भी अपनी शील्ड की पावर से अपने सभी साथियों को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन तभी वॉल्टर ग्रुप का एक मेंबर बेला पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एमिट वहां आकर उसे मार देता है। और इसी के साथ सभी भेड़िए भी साथ मिलकर उन पिशाचों को मारने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैकब, जो कि रेनेज़मी को लेकर वहां से जा रहा था, लेकिन तभी वॉल्टर ग्रुप का एक मेंबर उनके पीछे आता है उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन जैकब उस वैम्पायर को मारकर वहां से आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉल्टर ग्रुप के वैम्पायर कॉलिंस फैमिली और उनके सभी साथियों पर भारी पड़ रहे थे, और तभी बेंजामिन एक जोरदार मुक्का मारता है जमीन पर, जिससे वहां की जमीन दो टुकड़ों में बट जाती है, और तभी कुछ वैम्पायर और भेड़िए उसके अंदर गिर जाते हैं। वहीं हम एडवर्ड को देखते हैं, जो कि वॉल्टर ग्रुप के एक और मेंबर को मार देता है। ये देखकर एरो को काफी गुस्सा आता है कि उसके लगभग सभी साथी मर चुके थे, और तभी एलिस जीन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं जीन भी अपनी पावर से एलिस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बेला अपनी शील्ड की पावर से एलिस को प्रोटेक्ट करती है, जिससे एलिस आसानी से जीन के पास तक पहुंच जाती है। और तभी हम देखते हैं कि सैम वहां आकर जीन को मार देता है, और अब बेला और एडवर्ड एरो से फाइट करने के लिए जाते हैं, जिसमें वो दोनों साथ मिलकर एरो से फाइट करते हैं। और तभी एडवर्ड एरो की गर्दन को तोड़ देता है, और बेला जैसे ही एरो की गर्दन को जलाती है कि तभी हमें पता चलता है कि यहाँ असल में कोई भी फाइट नहीं हुई थी, बल्कि ये सब तो एलिस का एक विजन होता है जिसे उसने एरो को दिखाया था। और तभी एलिस एरो से कहती है कि अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो जो विजन मैंने तुम्हें दिखाया है वो हकीकत भी बन सकता है। और तभी हमें पता चलता है कि एलिस और जैस्पर वॉल्ट्री के डर से नहीं बल्कि एक गवाह की तलाश में उस दिन घर से गए थे। और तभी एलिस बताती है कि ये भी रेनेज़मी की तरह एक इंसान और एक वैम्पायर है। और तभी वो लड़का अपने बारे में सभी को बताता है कि मेरा नाम जिमी है और मेरी माँ एक इंसान और पिता एक वैम्पायर है। साथ ही मैं 7 सालों में पूरी तरह से जवान हो गया, और उसके बाद आज तक मेरी उम्र नहीं बढ़ी। जिस पर बेला पूछती है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो वो बताता है कि मेरी उम्र 150 साल है और मैं खून और इंसानों का खाना दोनों से ही जिंदा रह सकता हूँ। ये सुनकर एरो को यकीन हो जाता है कि रेनेज़मी आगे जाकर किसी के लिए भी कोई खतरा नहीं बनेगी। लेकिन तभी एरो का एक साथी उससे कहता है कि हम इस तरह से हार नहीं मान सकते, क्योंकि कॉलिंस फैमिली ने हमारे दुश्मन भेड़ियों को अपने साथ मिला लिया है। जिस पर एरो अपने सभी साथियों से कहता है कि अभी हमारे लिए यहाँ कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए वो अपने सभी साथियों को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। और तभी एरो कॉलिंस फैमिली से कहता है कि मुझे तुम्हारा सरप्राइज पसंद आया, जिसके बाद वो खुद भी वहाँ से चला जाता है। और अब उन सभी की ये लड़ाई यही शांत हो जाती है, और अब हम देखते हैं कि जितने भी वैम्पायर कॉलिंस फैमिली की हेल्प के लिए आए थे वो सब भी अपने अपने घर जाने लगते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कुछ समय बाद का, जिसमें हम देखते हैं कि एडवर्ड और बेला अब काफी खुश होते हैं, क्योंकि रेनेज़मी अब हमेशा के लिए उनके साथ रहने वाली थी। और तभी हम एलिस को देखते हैं, जो अपने विजन में देखती है कि रेनेज़मी अब बड़ी हो चुकी है और साथ ही जैकब अब उसका साथी बन चुका है। और इसी के साथ बेला, एडवर्ड, जैकब और रेनेज़मी अब अपने लाइफ में काफी खुश होते हैं। वहीं एडवर्ड भी एलिस के इस विजन को देखकर काफी खुश होता है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। गाइज, आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवीज़ के साथ। थैंक यू।